हेलो फ्रेंड्स, रेडिकल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या हैं उनके बारे में। आइए उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं कुलदीप पलानिया, क्वालिफिकेशन MA इन पॉलिटिकल साइंस। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कुलदीप पलानिया 630@gmail.com, ये मेरी email ID है, इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये चैनल की email ID है, ठीक है। साथ ही आप किसी भी वीडियो की PDF फाइल के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिस पे आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं रेडिकल क्लासेस, ये हैंडल यूज करके आप सर्च करके वहाँ पे जुड़ सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, हमने एक फ्री, देखिए बिल्कुल फ्री है, एक ग्रुप लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़िए, जहां आपको गाइड करेंगे दिल्ली पुलिस में सिलेक्टेड ऑफिसर्स और बहुत ही ज़्यादा अनुभवी अध्यापक। आपको जो स्टडी मटेरियल है वो PDF और वीडियोज़ में मिलेगा, क्विक वाइट वीडियोज़ मिलेंगी, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, रेडिकल क्लासेस ये हमारे चैनल का ही हैंडल है। यहाँ से आपको एक प्रॉपर ग्रुप जो दिल्ली पुलिस के लिए बना हुआ है, वहाँ उसमें जुड़ने के लिए लिंक मिलेगा। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप पर इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। तो कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं बेसिकली ये देख लेते हैं। विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। और कुछ अन्य शक्तियाँ होती हैं जैसे कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति और क्षमा करने की शक्ति, ठीक है। इन पर मैं अभी हमने इस वीडियो में इन सभी शक्तियों के बारे में आपको बताया है। इन सभी शक्तियों पर मैं और अलग से एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। किसी भी टॉपिक के ऊपर जितना एक्सप्लेन मैं आपको कर रहा हूं उस टॉपिक में इतना सफिशिएंट है या इससे और ज़्यादा चाहिए। आप बेशक कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतनी तो नॉलेज होनी ही चाहिए। देखिए, बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न आने का आज के टाइम नहीं है, थोड़ा सा तो अंदर आपको जानना ही पड़ेगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी डिटेल्ड में सॉल्यूशन चाहिए, उसका वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या डायरेक्ट मैसेज करके जरूर बताएं। चलिए हम राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, जो उसकी कार्यालय की शक्ति है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 53 देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, ठीक है। जो भी कार्यपालिका शक्तियां होती हैं संघ की, वो सभी राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है। जो भी कार्य होगा राष्ट्रपति का वो इसी मंत्री परिषद के थ्रू या इसी मंत्री परिषद के माध्यम से होता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 77, संघ की कार्यपालिका के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। जो कार्यपालिका के जितने भी कार्य होते हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। नेक्स्ट, जो कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जो यहाँ पर है। सॉरी, मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है वो लोकसभा के प्रति होता है और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व इनका राष्ट्रपति के प्रति होता है, ठीक है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट, नियुक्ति के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करते हैं। तो अनुच्छेद 75 में बोलता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य सभी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्यों का आवंटन राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। ये बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति है उसके पद से हटाना, अनुच्छेद 76। देखिए साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, उसके अनुच्छेद भी मैंने इसमें प्रॉपर दिए हुए हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग बोला जाता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है अनुच्छेद 148 के तहत। राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत और उसे
हटाना भी। नेक्स्ट, उपराज्यपाल या प्रशासक, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, ये केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं, जो जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। नेक्स्ट, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण आयोग जिनके, सॉरी एक बात यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होना चाहिए, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण आयोग जिनके अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है, ठीक है, मंत्रिपरिषद नॉमिनेट करती है अध्यक्ष को, लेकिन राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, मानवाधिकार आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष अनुच्छेद 338 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अनुच्छेद 338 क्या में, ठीक है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण जो आयोग हैं उनके अनुच्छेद भी मैंने दिए हुए हैं। नेक्स्ट, विधायी शक्तियां के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रपति की क्या विधायी शक्तियां हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 79 राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, ये बोला जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। तो संसद किससे मिलकर बनी होती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों इसके अंग होते हैं, तो राष्ट्रपति संसद का अंग है, ठीक है। अनुच्छेद 99 क्या बोलता है? संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, लेकिन यहाँ पर संसद के सदस्यों को जो शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति इन्हें डायरेक्ट शपथ नहीं दिलाते, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं प्रोटेम स्पीकर को, ठीक है, और इन्हें शपथ दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर को नियुक्ति शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है, और यही प्रोटेम स्पीकर बाकी सभी संसद के, लोकसभा के सदस्यों को ये प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर सदन का, लोकसभा का वरिष्ठ व्यक्ति होता है, ठीक है, जिसे सिर्फ उसी टाइम के लिए अध्यक्ष बना दिया जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर, सिर्फ शपथ दिलाने के लिए। संसद का सत्रावसान, संसद की आहुति, सत्र की आहुति या लोकसभा का विघटन, ठीक है, जो सत्र की आहुति मतलब सत्र बुलाना, सत्रावसान, और लोकसभा का विघटन, लोकसभा खत्म होनी है, तो ये सभी राष्ट्रपति के माध्यम से अनुच्छेद 85 के द्वारा की जाती है, ठीक है। नई लोकसभा की प्रथम मीटिंग या सदन का साल का पहला सत्र, नई लोकसभा जो आएगी उसकी पहली मीटिंग हो, वो पहली बार बैठ रही हो, या फिर सदन का साल का, हर साल का जो पहला सत्र होता है वो राष्ट्रपति द्वारा संबोधित होता है, अनुच्छेद 87 में ये बात कही गई है। संयुक्त अधिवेशन, जो संयुक्त अधिवेशन की बात है, तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, जो अनुच्छेद 108 में ये प्रक्रिया दी गई है, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे, और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के अध्यक्ष करेंगे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि संयुक्त अधिवेशन दो चीज़ों में नहीं बुलाया जाता, संविधान संशोधन विधेयक और, ठीक है, जो संविधान संशोधन विधेयक होता है और जो वित्त विधेयक होता है उनमें नहीं बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो है संयुक्त अधिवेशन जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक साथ बैठ के वोट करती है, उसकी प्रक्रिया यहाँ पर इन दोनों चीज़ों में नहीं होती संविधान संशोधन विधेयक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 331 क्या कहता है? लोकसभा में 2 आंगल भारतीय मनोनीत करेगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 80 क्या कहता है? राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत करेंगे, कौन? राष्ट्रपति, जो कला वगैरह के अलग अलग क्षेत्र से वरिष्ठतम व्यक्ति होते हैं, यानी उसमें प्रमुख व्यक्ति होते हैं। अनुच्छेद 311 विधेयक पर अनुमति, ठीक है, किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की, किसी विधेयक को पारित होने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है, लेकिन यही अनुमति धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए जरूरी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर पूर्व अनुमति ले ली जाती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, लेकिन बाकी सभी साधारण विधेयक वगैरह में जब ये पास होने होते हैं तो पहले राष्ट्रपति इन्हें पास करते हैं। साथ ही बात की जाती है, देखो यहाँ पे वीटो शक्ति,
राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है, वीटो पावर होती है। तो यहाँ पे ये वीटो पावर जो है, एक तो 3 तरह की वीटो पावर होती है। एब्सोल्यूट वीटो, जिसमें राष्ट्रपति पूर्णतः मना कर देते हैं। सस्पेंसिव वीटो यानी निलंबनकारी वीटो, जिसमें पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं। पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति सिर्फ एक बार संसद में वापस भेज सकते हैं, दूसरी बार उन्हें भेजने का अधिकार नहीं है। तीसरी होती है आपकी पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो यानी राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास रख लेंगे, कोई भी जवाब नहीं देंगे। तो इसमें संसद के पास कोई भी अधिकार नहीं होता है कि वो उनसे जवाब मांगे या कुछ भी उनसे कहे। वो उसे अपने पास रख लेंगे और वो हमेशा के लिए राष्ट्रपति के पास रखा रह जाएगा। ऐसा 1986 में ज्ञानी जेल सिंह जी ने, जो एक डाक से संबंधित विधेयक था, बिल था, उसे अपने पास रख लिया था। नेक्स्ट, अध्यादेश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के बारे में बात की गई है। जो अध्यादेश की अवधि होती है वो अधिकतम 6 माह की होती है। अधिकतम 6 माह की किस लिए है? क्योंकि जो सदन की मीटिंग है उसमें अधिकतम समय जो होता है वो 6 माह का होता है, इसलिए जो अध्यादेश पारित किया गया उसकी अवधि अधिकतम 6 माह। साथ ही लोकसभा कार्य में आने पर, यानी जब लोकसभा रीअसेंबल हो जाएगी, कार्य करने लगेगी, उसके 6 हफ्ते के अंदर या तो लोकसभा इस अध्यादेश को पारित कर दे या फिर ये स्वतः खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं न्यायिक शक्तियों के बारे में। तो न्यायिक शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 143, सुप्रीम कोर्ट से सलाह पर बाध्यकारी नहीं, यानी राष्ट्रपति किसी भी चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन उसे प्रयोग में लाने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 72 क्या कहता है? क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। ये किस किस तरीके से है? सैन्य न्यायालय के मामले में राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अगर कोई अपराध है, उसमें सजा है, तो उसे माफ कर सकते हैं। जिन मामलों में दंड का रूप प्राणदंड हो, प्राणदंड मिला हुआ, उस मामले में भी राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं। लेकिन ये भी 5 प्रकार की हो सकती है क्षमादान भी। ठीक है, इसे बस थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, एक सबसे पहला क्षमा माफ कर देना, दूसरा सजा को कम कर देंगे, मात्रा कम कर देंगे, तीसरा सजा की प्रकृति को चेंज कर देंगे। मान लो कि आजीवन कारावास था, 10 साल में कर दी। चौथी सजा को रोक सकते हैं। पांचवी सजा को, चौथी में तो सजा को रोक सकते हैं वो शारीरिक अक्षमता, यानी एक लेडी है, वो प्रेग्नेंट है, उसे बच्चा होना है, तो उस टाइम पे वो उसे रोक सकते हैं, बोल देंगे कि इनकी 10 साल की सजा मान लो ये इन्हें 1 साल बाद दे दी जाएगी। और पांचवी प्रलंबन बोला जाता है, इसे भी सजा को रोकना, इसे पूरी तरीके से रोक सकते हैं। नेक्स्ट, वित्तीय शक्तियां। धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी। ठीक है, ये हमें अभी पहले भी डिस्कस किया था कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी होती है। बजट, जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, यह संसद में राष्ट्रपति के माध्यम से पेश किया जाता है। अनुच्छेद 177 में बात कही गई है। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाती है। अनुच्छेद 113(3) में वित्तीय आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 280 आकस्मिक निधि से अग्रिम भुगतान की व्यवस्था भी राष्ट्रपति की अनुमति पर की जाएगी, अनुच्छेद 267 में। नेक्स्ट, सैन्य शक्तियां। तो सैन्य शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण बात राष्ट्रपति के लिए है कि सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है और जितने भी सेना प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। साथ ही युद्ध या समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इन दोनों व्यक्तियों में मंत्रिपरिषद की सलाह जरूरी होती है। कूटनीतिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर्स क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते जितने भी होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अगर कोई भी भारत का व्यक्ति प्रतिनिधित्व के रूप में गया है तो वो राष्ट्रपति के आधार पर उसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व जो करेगा वो राष्ट्रपति के आधार पर करेगा। राष्ट्रदूतों की नियुक्ति जो होगी ये भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 जो 3 बार लग चुका है। राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 राज्यों में लगेगा संवैधानिक असफलता में। ठीक है, 365 में जब राज्य केंद्र सरकार के किसी, जो केंद्र सरकार ने बात कही है उसे प्रयोग में लाने में असफल रहे हैं
तो 365 के थ्रू लगेगा, और संवैधानिक असफलता 356। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, लेकिन भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही एक बात, अपने फीडबैक जरूर देना। नमस्ते।